नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज कई दिनों के बाद क्लास चालू हो रही है। उसके लिए सॉरी, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी तो पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं फिर हाजिर हूँ। थोड़ी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। जो लोग नए जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग फिर चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सारी चीज़ों के लिए ऐसे चैप्टर पे हम लोग फोकस करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि जिनसे चांसेस बनते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है। डिस्कस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी चैप्टर को क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं कि ये आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताते चले कि ये क्वेश्चन रट लो, ये रट लो, ये रट लो, तो उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और वो क्वेश्चन तो आपको मार्केट से मिल जाएंगे। हमारा जो कोशिश रहती है हमारी, जो वो ये रहती है कि किसी भी चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करें, बातें करें, चर्चाएं करें। उससे क्या होता है कि जब हम लोग बात करते करते या एक माध्यम बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक बार जब हमारे माइंड में फीड हो जाता है तो अगर हम कभी भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं और उसका रिजल्ट आप देखोगे। अभी हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर बात करने वाले हैं, आप देखोगे कि वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको इतना अच्छा लगेगा कि सच में आपको लगेगा कि 50% इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चैप्टर जो है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से पूछे, अगर हाई लेवल के एग्जाम से दृष्टि से सोचें तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वनडे एग्जाम में भी इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आते जरूर हैं। ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी के लिए ट्राई कर रहे हो, पीसीएस के लिए कर रहे हो, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसी पर करने वाले हैं, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो अब दोस्तों शुरुआत यहाँ से करते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी है, ये जो पद बनाया गया, आखिर इस पद को जो मान्यता दी गई है वो क्या सोच कर दी गई है। मतलब भारत का महान्यायवादी जो होता है क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो क्या होता है, क्यों बनाया गया। ठीक है, तो देखो, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अब वह चाहे राज्य क्षेत्र हो या फिर केंद्र का क्षेत्र हो, राज्य का हो या केंद्र का क्षेत्र हो, पूरे देश का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा ये बात ठीक है, भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके पद के बारे में व्याख्या कहाँ की गई, इसके पद के बारे में कैसे पता चला, इसके पद के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया कि ये पद आपको, जब भारत देश की बात करें, अगर उसको चलाना है तो आपको इस पद पे भी एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा। अगर हम ये बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि जब जब सरकारें बनेंगी, नया मंत्रिपरिषद बनेगा, तब तब एक तब तब ठीक है, एक देश का महान्यायवादी बनेगा जो कि देश के सर्वोच्च कानून का अधिकारी होगा। अच्छा ठीक है, अब ये बात करें, ये तो हो गया एक बेसिक सी बात की भारत का महान्यायवादी जो होता है या देश का महान्यायवादी जो होता है वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसके स्वतंत्र पद की व्याख्या के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ठीक है, अब बात आती है इसको नियुक्त कौन करता है और इसका कार्यकाल कब होता है, कि आज इसकी नियुक्ति हुई, कितने वर्ष तक ये अपने पद पर रहेगा और कौन इसको नियुक्त करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो हम क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो होता है चुनाव वो मंत्रिपरिषद से होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि महान्यायवादी का पद जो होता है इसका चुनाव कैसे होता है, तो दोस्तों
जो महान्यायवादी का पद होता है उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहता है। यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति अगर कोई करता है तो राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। लेकिन अब क्या राष्ट्रपति किसी को भी चाहे बना ले? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको महान्यायवादी बना देगा देश का। उसके लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ सीमाएं होती हैं। अगर उतनी योग्यता उसके अंदर है तो फिर उसको राष्ट्रपति चाहे तो उसको बना सकता है। अब बात आती है कि कौन सी योग्यता होनी चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए। तो अगर पहले शब्दों में बात करें तो जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय में बोल रहा हूं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अब एक चीज और ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय तो मैंने बोला लेकिन न्यायाधीश बोला, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा हूं। उच्चतम न्यायालय में जो 5 न्यायाधीश होते हैं उसमें से जो उनके एक मुख्य होता है और जो उनके सहयोगी होता है उनकी बात कर रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में अंतर होता है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वही योग्यता भारत का महान्यायवादी बनने के लिए होनी चाहिए। अब हम बात करें कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अब दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता ये होती है कि पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार कम से कम किसी उच्च न्यायालय में, अब देखो अभी तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो नहीं कर रहे हैं, सॉरी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता ये होनी चाहिए कि उच्च न्यायालय कहाँ होता है? राज्य में, ठीक है। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश के पद पर रहा हो। किसके? न्यायाधीश के पद, यानी कि जिसको हम जज बोलते थे, न्यायाधीश के पद पर रहा हो उच्च न्यायालय में। और या फिर उच्चतम न्यायालय में, फिर उच्चतम न्यायालय पहुंचे, या फिर उच्चतम न्यायालय में कम से कम उसको 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो। ये होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, और यही योग्यता भारत के महान्यायवादी बनने की होनी चाहिए, ठीक है। क्या वो कम से कम 5 वर्ष तक या तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है या फिर 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो उच्चतम न्यायालय में। तो ये योग्यता अगर उसके अंदर है तो वह भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति खुद भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये ऐसा लगना चाहिए कि इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे कानून के ज्ञाता को होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, अगर बात करें इसके कार्यकाल का समय कितना होता है कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, कितने वर्ष तक रहता है, ठीक है। तो देखो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है संविधान में। ऐसा इसलिए नहीं किया गया है कि ऐसा होता है कि जब जब सरकारें बदलती हैं, जब जब मंत्रिपरिषद बदलता है और जब जब नया राष्ट्रपति बनता है तब तब वह राष्ट्रपति अपने प्रसाद प्रयत्न किसी एक महान्यायवादी की नियुक्ति कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सरकारें बदल जाती हैं, मंत्रिपरिषद बदल जाता है, तब भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है वह भी बदल जाता है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर चाहे राष्ट्रपति तो इसको हटा सकता है, ये पावर, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहे तो महान्यायवादी की नियुक्ति तो करता है, लेकिन जब चाहे तब उसको हटा भी सकता है, ठीक है। यह अधिकार होता है राष्ट्रपति को। और उससे पहले अगर अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी चाहे कि मैं इस पद पर कार्य नहीं करूंगा तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। इसका कोई कार्यकाल सीमित नहीं है। अभी जो मंत्रिपरिषद है उसने जिस राष्ट्रपति को चुना होगा, अब वो राष्ट्रपति अपने अनुसार एक महान्यायवादी को चुन लेगा, ठीक है। तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर इनके हम सैलरी की बात करते हैं कि इनको कितना पैसा मिलता है इनका काम करने के लिए, ठीक है, तो संविधान में इनकी सैलरी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। इनका जो वेतन होता है, वेतन के बारे में कोई निश्चित नहीं किया गया है कि इतना इनको मिलना चाहिए, ठीक है। इनका जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, सबका वेतन फिक्स होता है कि इतना वेतन मिलेगा, लेकिन महान्यायवादी का कोई वेतन फिक्स नहीं है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति अपने अनुसार वेतन देता है। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि क्या देता होगा, 5,000 10,000 दे दो, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही सैलरी इनको मिलनी चाहिए। वो राष्ट्रपति की अपने हिसाब से उनको देता है। तो ये हो जाता है। अब अगर इसमें हम बात करें कि इनका मुख्य काम क्या होता है, महान्यायवादी का मुख्य काम होता है, तो देखो महान्यायवादी का मुख्य सिर्फ छोटे स्तर पर समझ लो। फिर इस चैप्टर में जो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे
तो उसमें क्लियर कर हो जाएगा, ठीक है। मेन पर्पस ये है कि महान्यायवादी का काम यह होता है कि संविधान के अनुसार और विधिक तरीकों से मंत्रिपरिषद को ये आगाह करना कि आप कानून व्यवस्था में क्या बनाए रखें, क्या सुधार करें, और यह सलाह राष्ट्रपति देता है महान्यायवादी। यानी राष्ट्रपति की बात को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? महान्यायवादी करता है। और मंत्रिपरिषद की बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य भी महान्यायवादी करना है। कुल मिलाकर अगर ये समझे दोस्तों, तो महान्यायवादी जो होता है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का एक बांध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार उसका कार्यकाल होता है। तो चैप्टर तो छोटा था, लेकिन इतने से अब हमें कितने क्वेश्चन समझ में आ गए कि महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है फिक्स, ठीक है। महान्यायवादी की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में बताया गया है, ठीक है। महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिए। अच्छा, तो वो कौन सी योग्यता है? भारत का नागरिक हो, उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक या तो वकालत की हो, या तो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये चैप्टर से कितना समझ में आएगा और मेरी कोशिश आपको कितनी अच्छी लग रही है, प्लीज़ इस पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट होता है मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आपको क्या इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।